सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेवल 1 टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ओके, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है लेवल 1 टाइप का। इसमें बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फॉल कर रहा है, जिसका फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है, और इलेक्ट्रॉन टेक्स इतना सेकेंड्स एंड प्रोटॉन टेक्स इतना सेकेंड्स टू फॉल, कंपेयर देयर डिस्टेंस। मीन्स सीन इसका कुछ इस तरह से है कि ये फॉल कर रहा है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सपोज इस तरह से है, यूनिफॉर्म है। एक बार जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और एक बार प्रोटॉन, ठीक है, फॉल कर रहा है। इसमें जब फॉल कर रहा है तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि क्या बोला है कि फॉल फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए ये बोल रहा है कि दोनों का डिस्टेंस को कंपेयर करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग को स्पीड वगैरह, टाइम वगैरह का रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कि उन लोगों का जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि अब इस फील्ड के अंदर में है तो इसके ऊपर फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स भी लगेगा इनके ऊपर, ठीक। तो इसलिए ये फोर्स, पहले हम लोग फोर्स लगेगा तो फिर एक्सेलरेशन भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को फील्ड में गिरा रहे हैं आप, ठीक है, तो हलचल मचेगी, कुछ ना कुछ उसमें जो है फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेटेड वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, कुछ टाइम तक के लिए फील्ड में रहेगा। तो यही देखना है कि हम लोगों को कितना टाइम, इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। इन्हीं दोनों डिस्टेंसेस को हम लोगों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि फोर्स जो लगता है वो क्या होता है, Q इंटू ई। तो इसलिए, और फोर्स का दूसरा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, है ना। और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब ये दोनों हमारा क्या हो गया, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन में दो तरह के दो हो गए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक प्रोटॉन के लिए। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन देखेंगे तो Q की जगह E अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब हम लोग प्रोटॉन का देखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, चार्ज तो वही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे, डिवाइडेड बाय E अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन। देन तो ये आपको एक्सेलरेशन मिल गए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों के डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग, आप देखिए रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 पता है, टाइम मालूम है दोनों का, ठीक है, टाइम पता है, और एक्सेलरेशन भी पता चल गया यहाँ से, है ना। तो और डिस्टेंस, तो आप समझ रहे होंगे ये सारी चीजें अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब हम लोगों को कौन सा फाइंड करना है, कौन सा इक्वेशन दिख रहा है या नहीं। यस, सो इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय E, तो ये u0 हो गया, तो हाफ ae इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली प्रोटॉन की बात करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोटॉन, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ap इंटू ये टीई, और ये हो गया टीपी। टीई क्या है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, और टीपी टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, ठीक है। तो अब कंपेयर करना है तो इन दोनों को क्या करें, सिंपली डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो अब देखिए हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज AE अपॉन AP, ठीक है, इंटू टीई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टीपी स्क्वायर।
ठीक, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डायरेक्टली आप इस रिलेशंस को भी दिमाग में रख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, शॉर्टकट के लिए, ठीक है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर जब पुट करें तो ए ई हमारा कितना है, ई अपॉन एम ई, है ना, और डिवाइडेड बाई ए पी, तो ए पी डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, मीन्स ये इसको अपॉन में लाएंगे ना यहाँ पर, तो समझ आ रहा है कि नहीं, ये ए पी है, अपॉन में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा एम पी डिवाइडेड बाई ई ई, एग्रीड। और टाइम तो दे ही रखा है हम लोग को, टी ई डिवाइडेड बाई टी पी का होल स्क्वायर, डन। तो आप देखिए ई ई कट गया क्योंकि चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो आप ये रिलेशनशिप डायरेक्टली यहाँ से एक और रिलेशन आपको माइंड में रख सकते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर मासेस इनटू टाइम का होल स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रॉन था तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिस्टेंस के लिए मास इन्वर्सली हो गया और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये रिलेशनशिप आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक। जैसे आपको अगर मतलब जेई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं सिंपली। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन तो 3 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाय प्रोटॉन के लिए 1 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, है ना। सो ये आपका हो गया 1.6 इंटू, अच्छा इसका होल स्क्वायर है ना पूरे का, ठीक है, 1.6, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻27 और -9 का होल स्क्वायर -18, तो ये हो गया -18, है ना, और डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 और -14, है ना, 7 का होल स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर 14 हो गया। इज इट विजिबल? नो। सो ये देखिए आपको हो गया 1.6 इंटू 10⁻27, ये अगेन नॉट विजिबल होगा, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, सो 1 पॉइंट इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, so this is 1.6 into 10⁻27 into 3 into 3 का ये होल स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू 10⁻18, ओके, और डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻14, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन आप देखिए, आप इसको अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा 1.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9.1, ओके, और यहाँ पर -27 और -18, तो कितना हो गया -45, और नीचे भी हो गया 10⁻45, 31 और 14, ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 9 और 9.1 लगभग सेम हो गया, सो इट गिव्स यू 1.65, क्योंकि हमने प्रोटॉन का यहाँ जो लिया है वो दिस इज 1.67 होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो 1.67 लेंगे तो ये 9.1 था, तो थोड़ा सा 1.67 से कम होगा, दैट इज 1.65। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना 1.65 टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोटॉन, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, कारण ये इलेक्ट्रॉन का मास कम है, ठीक है, और आप देख सकते हैं टाइम भी ये जो है ज्यादा लिया है,
इस वजह से डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दो चार्जेज है, एक +2 माइक्रोकुलाम और एक -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो P पॉइंट पर जो RS का मिड पॉइंट है, सो P इज मिड पॉइंट, है ना। तो P पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें इजी है, लेवल 1 का क्वेश्चन। तो डायरेक्टली आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू R और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू S। ये हम लोग सीधा वेक्टर की फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसको यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधी सी बात है, ये देखिए ध्यान से कि P पॉइंट पर हम लोग को निकालना है, तो इस पे हम लोग क्या मानते हैं, इसको एक टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो टेस्ट चार्ज मानेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ +2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं ड्यू टू R, है ना। उसके बाद फिर माइनस चार्ज है, तो इस जगह पर P पॉइंट की वजह से माइनस चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ जाएगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, S एट पॉइंट P, दोनों आप देखिए सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू एक हो जाएगा किसकी वजह से, K इंटू Q अपॉन R², ठीक है। ये वाला डिस्टेंस R और ये भी डिस्टेंस R, दोनों इक्वल ही है, तो इसलिए हम लोग R उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आई थिंक याद हो गया होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। 1/4πε0 Q अपॉन R², है ना। ओके, तो उसके बाद इसकी वजह से भी क्या होगा, KQ अपॉन R², ठीक है। चार्ज देखिए दोनों का सेम है, एक प्लस है एक माइनस है ना, लेकिन वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लोग डायरेक्शन के लिए यहाँ पर चार्ज को इंक्लूड करेंगे। मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो इसका माइनस चार्ज नहीं लेंगे। सो इट कम्स आउट टू बी 2KQ अपॉन R², डन। 2 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितना 2 माइक्रोकुलाम है, तो माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस देखिए ये कितना है, R, ये जो PR और SP है दोनों इक्वल डिस्टेंस है, सो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि पूरा 10 है, सो इट इज 5 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक। सो 2 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर कितना 25, ऊपर हो गया 10⁻⁹ तो 3 और डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। So this is 9 into 4 36 divided by 25 into 10⁻³ माइनस प्लस, है ना, ये ऊपर जाएगा तो 4, तो 36 अपॉन 25 ये आपका आ जाएगा कितना, दिस इज 1.44 इंटू 10⁻⁷, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आपको दिख गया कि अगर दो चार्जेस दिए हुए हैं अपोजिट नेचर के हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली एड अप हो जाएगा, समझ गए ना। अब इसी में इसका सेकेंड पार्ट आपको एक क्वेश्चन पूछ देता है इसमें कि अगर P पॉइंट पर हम कुछ एक चार्ज रख देते हैं कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का, आई थिंक यस 1.6 इंटू ये माइनस में है, ठीक है। तो इस जगह पर अगर हम लोग अब इस सिचुएशन में, ये है आपका R, ये है S, अगर P पॉइंट पर आप कोई चार्ज रख देते हैं ये वाला, तो कितना अब इसके ऊपर में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो आप फोर्स इज इक्वल टू आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। इस पॉइंट पर आपको दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हम लोग देख लेंगे और चार्ज एट P देख लेंगे। चार्ज हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁹
और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ गया है यहाँ से 1.44 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये कूलम 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 कैंसिल हो गया, फोर्स आ जाएगा 1.6 इंटू 1.44, तो 16 इंटू 15, तो लगभग 210 होता है, उससे ज़्यादा होगा। सो दिस इज -2.3 है ना, इंटू 1.6 इंटू 1.4 करेंगे तो 2.3 आएगा, और दिस इज इक्वल टू इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। सो दिस इज योर फोर्स। डन। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। सो नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन जो है, अब काफ़ी पुराने पैटर्न का ये क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा चुका है ये सब पहले, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय एट सम डिस्टेंस, जैसे एक +10 माइक्रोकूलम है, एक +40 माइक्रोकूलम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर गिवन है आपको। ओके, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसी लाइन के अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू बोथ द चार्जेस विल बी 0। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सेम डायरेक्शन में हो रहा था, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। अब यहाँ पर जो है दोनों सेम नेचर के चार्जेज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से 0 तभी आएगा जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट लगेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इतना समझ आ रहा है? ओके, अपोजिट भी हो और इक्वल भी हो। ठीक, हम लोग इसको समझने के लिए मान लेते हैं, सपोज कोई एक पॉइंट इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट P है जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और उसको सोच के देखते हैं कि एज्यूम करके देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो आप देखिए ये डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है Q/R² होता है। ठीक, अब देखिए चार्ज दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक, और डिस्टेंस दोनों का सेम है। ठीक, अब दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो क्या दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वल? नहीं। अच्छा, उससे पहले आप डायरेक्शन की भी बात एक बार पहले देख लीजिए। इस P पॉइंट पर जो है, इस जो P पॉइंट इन दोनों के बीच में है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ। ओके, और इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ, यानी ये हो गया E ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम और दिस इज E ड्यू टू +40 माइक्रोकूलम, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल होने के चांसेस हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपकी कहां पर हो सकता है, अगर हम लोग इस जगह रखें तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, लेकिन चार्ज दोनों अनइक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम नहीं होंगे। तो इस जगह से, यानी इस P पॉइंट पर सेंटर पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर राइट की तरफ इस जगह ले लेते हैं। ठीक, आप समझ सकते हैं ये डिस्टेंस कम हो गया। ठीक, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यानी E ड्यू टू +40 माइक्रोकूलम, वो और ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही बात? ठीक है, ऐसे भी ऑलरेडी इसके चार्ज भी कम है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो चार्ज भी कम डिस्टेंस भी ज्यादा, तो दोनों सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को कम होने में, और ये इसका दोनों सपोर्ट कर रहा है ज्यादा होने में। इसका मतलब है इधर बराबर होने के चांसेस नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो है ये हो गया प्लस, ठीक है, ये +10 माइक्रोकूलम और +40 माइक्रोकूलम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस P पॉइंट को हम लोग कुछ मिड पॉइंट से इधर की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये डिस्टेंस जो हो जाएगा कम है,
चार्ज भी कम है लेकिन डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जीरो तो होना है तो इक्वल तो होना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्लस 40 कूलम चार्ज है, इसकी वजह से ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पर इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 40 कूलम जो होगा वो लगभग बराबर हो सकता है, क्योंकि इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग पे ही हम लोगों से पूछा है, ठीक है। अच्छा, इसके इधर जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे इसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से बढ़ेगा, इसकी वजह से कम होगा, तो नो चांस। अगर हम लोग इधर से ऐसे जाएं तो यहाँ पर इस साइड में भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इससे नजदीक इधर भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगा और इसकी वजह से और कम होता जाएगा, ठीक है। तो या तो इस साइड होगा या तो इधर भी पॉसिबल है, ओके। तो अब आप देखिए दोनों की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 10 माइक्रोकूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 40 माइक्रोकूलम, दोनों इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए। डन। तो आप देखिए प्लस 10 माइक्रोकूलम की वजह से जो होगा, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस 12 है, तो मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अभी देखिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्योंकि डिस्टेंस जो है वो अपॉन में होगा तो दोनों एक दूसरे का सेंटीमीटर ही रहेगा, तो इसलिए इसको हम लोग मीटर में करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में करेंगे खुद अपना कैलकुलेशन जो है टफ पड़ेगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ए के Q1 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना होगा x इज इक्वल टू के Q2 डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कट गया। Q1 हमारा कितना है 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q2 हमारा कितना है 40 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 10 रेज टू माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो गया कितना 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन, ओके। तो आप देखिए ये 2x का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2x इज इक्वल टू, जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो प्लस माइनस आ जाता है, ये सब आप लोग क्लास 10th 9th 10th की मैथमेटिक्स है। सो 2x को एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, है ना, 12 माइनस एक्स, और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, है ना। जब भी स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर रूट करते हैं तो वो हटता, तो एक बार प्लस एक बार माइनस आता है। सो 2x माइनस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ आप 10 की पावर माइनस 2 करके मीटर करते, यहाँ भी वही करते तो कट ही जाता मीटर में, है ना, तो सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। और यहाँ से हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस एक्स, तो 2x माइनस एक्स कितना हो गया 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल टू माइनस 12, तो माइनस 12 यहाँ से काफी इधर की तरफ लेफ्ट में जो है वो जाएगा। मैं बोला था उधर भी पॉसिबिलिटी है, बट उसको माइनस 12 सेंटीमीटर पे जाके मतलब वो नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाएगा, मीन्स इसकी वजह से जो है बहुत ही कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो आंसर हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 10 माइक्रोकूलम। डन। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड के ही जैसा थोड़ा बहुत है ये क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है। फिर इन दोनों की वजह से पूछ रहे हैं कि कहाँ पर जो है आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इस जगह हम लोग इसको सपोज वही Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, ठीक है। A मानना है, A मान लीजिए, B मानना है, पॉइंट B मान लीजिए, ठीक। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ पर जीरो होगा। तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं इस P पॉइंट पर, ठीक है। आप देखिए इसकी वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है
तो P पॉइंट पर इसकी वजह से फिर से इसी डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। आपने देखा ही था सेकंड क्वेश्चन में, तो इस वजह से दोनों ऐड ही होंगे, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस नहीं है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये माइनस में है तो हो जाएगा। माइनस चार्ज आपको मैंने बोला था, माइनस चार्ज डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यानी इस साइड में पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब अगर हम लोग इसके इधर की तरफ बात करते हैं, इस जगह पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर, ठीक। अच्छा, पहले लेफ्ट साइड में हम लोग बात करके देख लेते हैं क्या लेफ्ट में पॉसिबल है। देखिए कि इस जगह पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा विजिबल है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ठीक, और इसकी वजह से इधर की तरफ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? P पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ और नेगेटिव चार्ज की वजह से राइट की तरफ। तो आपको लग रहा है कि अच्छा इधर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ठीक है। देखिए सोचने वाली बात है, वहां पे शायद क्लियरली होगा कि नहीं विजिबल। यहाँ देखिए ये है आपका Q1 प्लस 16 और यहाँ पर है Q2 माइनस 9। अब देखिए ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ही छोटा है और ये डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो आप देखिए Q1 की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, आप देखिए चार्ज बड़ा है और डिस्टेंस भी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक। और यहाँ पर चार्ज जो है छोटा है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, चार्ज भी कम हो गया और डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया। दोनों चीज क्या सपोर्ट, ये दोनों मिलकर क्या सपोर्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, एग्रीड। तो और ये क्या सपोर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो कभी दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। इस वजह से इस वाले साइड को हम लोग रिमूव कर देंगे, मीन्स वो हमारा कंसिडरेशन में नहीं आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस तरफ आएगा, अब एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, उधर भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब इस पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट Q1, पॉइंट चार्ज Q1 एट A जो है इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया B पॉइंट की वजह से इधर की तरफ, ठीक है। आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन तो हो गया, लेकिन क्या आप चांसेस है कि जीरो हो। ये डिस्टेंस देखिए क्या है, कम है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो चार्ज ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा, तो E इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर। चार्ज ज्यादा डिस्टेंस भी ज्यादा, तो ये सपोर्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम होने के लिए। डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन यहाँ पर चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इस वाला सिचुएशन को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि यानी हम लोग यहाँ से एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि when the two charges are of opposite nature then electric field becomes zero near the smaller charge, ठीक है, near the smaller charge, that is यहाँ पर Q2। और उस केस में जब दोनों ही पॉजिटिव थे तो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पर भी, उस कंडीशन में भी आप देखिएगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो नियर द स्मॉल चार्ज, तो दोनों ही सिचुएशन में स्मॉल चार्ज की तरफ, स्मॉल चार्ज के ही पास में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ से
क्वेश्चन में दे रखे हैं, अगर मान लीजिए इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ से ये डिस्टेंस p जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p है ना ड्यू टू a और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू b क्या होना होगा, इक्वल होना होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p हो गया k(q1) अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू k(q2) अपॉन r2 स्क्वायर। k और k कैंसल आउट हो गया। q1 हमारा 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई r1 कितना है, ये डिस्टेंस पूरा इसके लिए है ना, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 प्लस x का होल स्क्वायर, और q2 9 इंटू 10⁻⁻9। आप फिर से देखिए हमने क्या किया, माइनस साइन नहीं लिया। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते थे E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0, तो ये वहां पर माइनस आ जाता है क्योंकि वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, R2 कितना x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस x का होल स्क्वायर। डन। सो दिस कम्स आउट टू बी 4x का होल स्क्वायर, और ये 3 इंटू 8 प्लस एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये 4x इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर ही प्लस माइनस लगा देते हैं, 3 इंटू 8 प्लस एक्स ताकि कैलकुलेशन आसान हो। सो दिस कम्स आउट टू बी 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4x। ओके, तो प्लस एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे, 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 4, और एक बार माइनस साइन लेंगे, 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x। ठीक है, सो 24 इज इक्वल टू ये उधर गया 3x, सो x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर यहाँ से 8 सेंटीमीटर आगे। ठीक है, तो वो हमेशा आप देखिए उस वाले क्वेश्चन में भी, जो क्वेश्चन में था 12 सेंटीमीटर, तो वो आया था 12 भी, उसी तरह से इसमें भी आएगा, इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया 4x माइनस 3x। हाँ, 24 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस x, तो ये हो गया माइनस 5x। ये तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये नेगेटिव में आ रहा है ये डिस्टेंस, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एक मिनट, सॉरी, हमने कैलकुलेशन में यहाँ पर मिस्टेक करा है, 24 प्लस 3x, तो आप लोग भी ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 24 प्लस 3x इज इक्वल टू एक बार प्लस 4x, एक बार माइनस 4x। ठीक है, सो यहाँ से 24 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x x, तो ये हो गया यहाँ से x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, और यहाँ से हो गया माइनस 4x माइनस 3x, तो माइनस 7x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू माइनस 24 डिवाइडेड बाई 7, तो ये माइनस में आ रहा है, यानी इस साइड तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। सो द फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 20। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेवल 1 का ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁶ न्यूटन पर कूलम। Compute its acceleration and also find the time taken by electron in attaining the speed of 0.1 कूलम। 0.1 कूलम नहीं है, यहाँ c है, मीन्स c इज स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट का 0.1 टाइम्स
इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स और काइनेमेटिक्स दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। तो जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो यही करते हैं, 2-3 चैप्टर को मिला दिया और एक नया क्वेश्चन बना दिया और बच्चे सोचने लग जाए कि ये क्या हुआ। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे बोलेंगे अरे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखा है, ये टाइम वाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन तो ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, जब काइनेमेटिक्स आप देख रहे हैं, स्पीड टाइम रिलेशन एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो सीधा काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। काइनेमेटिक्स में वही इक्वेशंस ऑफ मोशन होते थे और ज़्यादा कुछ तो है नहीं उसमें, ठीक है। उसी फॉर्मूले पे अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है आपको, इसका मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इसका फाइंड द टाइम और कंप्यूट इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में छोड़ने से इसके ऊपर में फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। और फोर्स किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज। तो फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो डन। तो हम लोगों को जब फोर्स होगा तो वहां से एक्सीलरेशन निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन के लिए ई लेते हैं, और ऑल्सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये भी हमने पहले किया भी ये क्वेश्चन इस टाइप से, है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ से सिंपली निकल गया, तो ई अपॉन में एम, ठीक। तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। और जब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ई की वैल्यू होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्वेश्चन में गिवन है 10⁻6 और डिवाइडेड बाय मास, मास आपका है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके। और बाकी ये सब ऊपर में कुछ कुछ, ये कुलाम हो गया और ये 10⁻6 न्यूटन पर कुलाम। तो कुलाम कुलाम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर केजी, न्यूटन मतलब न्यूटन फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू केजी, केजी केजी कट जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा यूनिट। अच्छा, अब इसकी बात कर लें हम लोग, ये 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1, ओके, इंटू 10⁻⁻19 माइनस ये +6 हो गया और -31 है तो ऊपर जाएगा +31, एग्री। अब ये देखिए 16 जो है वो, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाई 91, तो 16 6 जा 96 होता है, तो यानी 1/6 के आसपास होगा, ठीक है। तो 1/6 फिर से कितने के बराबर होगा, तो 0 पॉइंट कितना 4 हो गया, तो 0.6 टाइप से कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो इसका फाइनल आ जाता है आपको वैल्यू एक्सेलरेशन 0. ये आ रहा है, अच्छा एक मिनट, 16 डिवाइडेड बाई 91, ये आपका 16 डिवाइडेड बाई 91 करेंगे तो 0.17 करके आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि ये लगभग 1/6 है तो उस तरह से इसकी कैलकुलेशन में आ रही है वैल्यू 0.16, है ना। तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 31 + 6 तो 37 माइनस 19, तो 37 माइनस 19 कितना हो गया, 18, ठीक है। तो ये वैल्यू हो रहा है आपका 0.17 इंटू 10⁻18। इसी को आप जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1.7, ठीक है, इंटू 10⁻17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है।
समझ रहे हैं आप? ये वाली कैलकुलेशन आप खुद से करके देखिए। ओके, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट बोल रहा है इस क्वेश्चन में, सिंपल, कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन अटेनिंग ए स्पीड ऑफ 0.1 c। तो आपको एक्सेलरेशन यहाँ से मिल गया, ठीक, और वेलोसिटी आपको पूछ रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी दे रखा पूछ रहा है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, ठीक, और टाइम आपको पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी टाइम पूछ रहा है, और फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है आपको, कितना, 0.1 c, मीन्स 0.1 इंटू सी की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए। कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देख रहे हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में आप क्या करेंगे, v = u + at, डन। v की जगह 0.1 इंटू सी कितना, 3 × 10⁸, इनिशियल वेलोसिटी 0, a हमारा 1.7 इंटू 10⁻17, और इंटू टाइम आपको दिया हुआ नहीं है तो टाइम निकल जाएगा। सो टाइम यहाँ से आ गया 0.1 इंटू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10⁻17, है ना। तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का तरीका बता देता हूँ। ये डेसिमल हट गया, यहाँ पर हो गया 3 × 3/17, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये 8 ये इधर आएगा तो 9 आ जाएगा, 17 - 8 ऊपर जाएगा, ये हो गया 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। अब 17 × 2 34 होता है, तो यानी कि यहाँ पर लगभग 0.2 के आसपास होना चाहिए, तो यही वैल्यू हो जाती है आपकी। इसका आंसर है 0.2 होना चाहिए, तो ये 0.17, ठीक है, तो 0.2 के आसपास आया इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। और अप्रोक्सीमेट आप समझ रहे हैं ना, जैसे 0.2 आना चाहिए, लेकिन वो 0.17 तो उतने के बराबर है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे 1.7 इंटू 10⁻10 सेकेंड, ठीक है, और -9 भी आप इसको लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हो जाता है 0.17 नैनो सेकेंड। नैनो मतलब 10⁻⁹, तो ये आंसर भी है। वो दोनों में से आपको जो सही लगे आप लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड मतलब ये 6th क्वेश्चन है लेवल 1 का, कि मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, क्यू चार्ज रखा हुआ है सपोज, और आपसे पूछा है कि इस ट्रायंगल का जो सेंटर होगा, ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कौन सा होगा, दिस इज सेंट्रॉइड, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी आप लें इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सभी एक ही होते हैं, ठीक है, तो इसलिए सेंटर कुछ भी इसमें चलेगा, ठीक है। तो हम लोग को इस पॉइंट पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इस पॉइंट पर सेंटर से इसका सारे वर्टिसेस का जो है ना डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, O, डन। इसको हम लोग O मान लेते हैं पॉइंट, ठीक, सेंटर। तो देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो डिस्टेंस OA है, OB है और OC है, इसको हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है। ये तीनों इक्वल होता है, कॉन्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल का यही है। क्यों ऐसा होता है
इसको समझते हैं थोड़ा सा। बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों ऐसा होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए। ओके, तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये सर्कल का सेंटर हो गया, है ना। तो आप देखिए यहां से ये डिस्टेंस, अच्छा इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल। अगर ट्रायंगल के बाहर होता है सर्कल तो उसको सरकम सर्कल, अगर ट्रायंगल के अंदर होता है सर्कल तो उसको इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका डिस्टेंस है ओ से ओ ए ओ बी ओ सी क्या होगा, तीनों ही इक्वल होगा क्योंकि ये सर्कल का रेडियस हो गया। इसको हम लोग सरकम रेडियस भी बोल सकते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और दूसरी बात आप ये देखिए, ये वाला जो एंगल है ये कितने का होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री। तो हम जानते हैं सर्कल में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक किसी भी एक क्या बोलते हैं उसको, सेगमेंट में, एक सेगमेंट में अगर 60 डिग्री है तो सेंटर पे मतलब सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर एंगल जितना बन रहा है तो सेंटर पे उसका डबल एंगल बनेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, थ्योरम था, है ना। एंगल सबटेंडेड बाय द by any arc at the center is double the angle subtended at any point on the circle। ठीक है, सो ये एंगल आपका 120 डिग्री हो गया। तो यानी ये आपका 120 डिग्री है। और सिमेट्री से आप देखेंगे ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो इसको आप 60 डिग्री बोल सकते हैं, इसको भी आप 60 डिग्री बोल सकते हैं। और ये तो ऑलरेडी 60 है। ये समझ आ रहा है? तो आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। और सर्कल में आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। ठीक, तो अब ये डिस्टेंस अगर हमारा मान लीजिए सपोज, ठीक है, इस डिस्टेंस की तो अभी हम लोग को जरूरत ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ओ ए ओ बी और ओ सी, अगर मान लीजिए फिर भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसा दिया हुआ होगा न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप इस डिस्टेंस को ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, है ना। जैसे ये आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कुछ ना कुछ दी हुई होगी, हाँ, तो ये इसका हाफ हो जाएगा इस साइड का, और ये पता है, ये एंगल पता है, तो ये साइड जो भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के, साइन कॉस टेन। क्लियर है ना? ओके, तो अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी निकाल रहे हैं हम पहले, बी की वजह से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी टेस्ट चार्ज होगा, तो इस वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग ई बी सिंपली बोल देते हैं शॉर्टकट लगाने के लिए, है ना, ज़्यादा ओ बी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो ई बी बोल सकते हैं इसको। तो ई बी कितना हो गया, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस ओ बी का होल स्क्वायर, और ओ बी कितना है हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोल सकते हैं ना। ओके, सिमिलरली आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी, इसको भी हम लोग ई सी बोल दें शॉर्टकट। सो दिस इज इक्वल टू सी की वजह से, अब ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ, ये हो गया ई सी। ठीक है, सो के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर डिस्टेंस, और ये भी कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, इन दोनों के बीचों बीच जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल ये 120 है तो ये भी 120 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अलोंग एंगल बाइसेक्टर, जब दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, है ना, तो उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। हम लोग जान चुके हैं ये बात पहले ही 11th क्लास में। ठीक है, सो आप देखिए अगर हम लोग फाइंड करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एंड सी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ई बी स्क्वायर प्लस
EC स्क्वायर प्लस 2EB इंटू EC, और उन दोनों के बीच का एंगल EB और EC के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री का अंडर रूट। समझ आ रहा है? ये हम लोग फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए EB और EC दोनों इक्वल है, ठीक, तो कोई एक नाम दे देते हैं इसको, ठीक, क्या नाम दे दें, E1 मान लीजिए, इसका नाम दे देते हैं क्या, E1, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं E1 नाम से। सो ये हो गया आपका E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1, है ना, E1 इंटू E1, तो E1 स्क्वायर और cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -12। समझ गए? cos 120 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, cos 180 माइनस 60। सो दिस इज 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो -12 हो गया। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो दिस कम्स आउट टू बी विजिबल नॉट। सो ये वैल्यू हो गया आपको कितना, E1 EBC रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B एंड C, ये हो गया आपको E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2V1 स्क्वायर और माइनस E1 स्क्वायर। सो 2E1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, तो कितना हो गया, E1 स्क्वायर का अंडर रूट कितना, E1। सो EBC आपका कितने के बराबर हो गया, E1 के बराबर, यानी इसका डायरेक्शन हमारा दिस इज E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B एंड C रिजल्टेंट। अब देखिए दो चार्ज की वजह से हो गया, B और C की वजह से, तो निकाल लिया हमने रिजल्टेंट। अब A बच रहा है, A की वजह से ये पॉजिटिव, तो A की वजह से डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन, इधर की तरफ, ठीक है। सो आप EA देखिए, EA भी Q अपॉन OA स्क्वायर होगा डिस्टेंस, और दिस इज अगेन इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सो आप ये भी देख सकते हैं EB EC और ये सारे इक्वल हैं, है ना, आपस में, ठीक। तो इसका जो डायरेक्शन है EA का, इट इज अलोंग, है ना, इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, P, ठीक है, या इसको नहीं भी नाम देंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अलोंग AO, ठीक है, अलोंग AO। लेकिन इसकी वजह से जो ये B और C की वजह से, दिस इज अलोंग OA, ठीक है, दिस इज अलोंग OA, ठीक है। अब EBC यानी E1 कितने के बराबर है हमारा, किसी एक की वजह से, यानी EB के बराबर, EC के बराबर, ठीक है। EB और EC KQ/R स्क्वायर, KQ/R², तीनों इक्वल हो गया। सिंस we can say that EBC and EA are equal in magnitude, ठीक है, but opposite in direction. Therefore net electric field at the centroid of the triangle is equals to 0. I think आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेंट्रॉइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, जो वैल्यू हुई, वो नेट वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है, ठीक, जिसकी साइड आपको दी हुई है A के बराबर है, yes. तो इसमें ABCD एक स्क्वायर है जिसमें A पे प्लस Q चार्ज है, B पे भी प्लस Q चार्ज है, C पे माइनस Q चार्ज और D पे माइनस Q चार्ज, इस तरह से चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक। ओके, सो सेंटर ऑफ द स्क्वायर को हम लोग क्या मान लें, ओ। ठीक, अब ये ए दे रखा है, सारे साइड से हैं, तो अब हम लोगों को फाइंड करना है क्या है, ये डिस्टेंस, क्योंकि हर एक से डिस्टेंस पता होना चाहिए ओ का, है ना। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो AC होगा वो AC ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग यहीं पे निपटा देते हैं, जगह की कमी पड़ेगी। AC ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2a। ठीक है, सो इसलिए AO कितना होगा, रूट 2a डिवाइडेड बाई 2, सो इट कम्स आउट टू बी a बाई रूट 2, है ना। सो आपको यहाँ से इतना समझ आ गया, डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, तो AO उतना ही होगा, OC उतना ही, OB उतना ही, OD, और ये वैल्यू आ रही है कितने के बराबर, a बाई रूट 2 के इक्वल आ रही है। समझ आ रहा है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू A। ठीक है, तो ये A प्लस, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानेंगे, तो पॉजिटिव की वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज EA। एग्रीड। सो EA आपका हो रहा है कितना, KQ अपॉन OA स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो, OA हमारा कितना, a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 2 यानी KQ अपॉन ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू A कितना हो गया, 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। समझ आ रहा है कैलकुलेशन। ओके, सिमिलरली आप देखिए, अच्छा डायरेक्शन किधर है इसका, अलोंग, इसको क्या बोलेंगे, OC। ठीक है, उसके बाद आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, है ना, ड्यू टू एट पॉइंट O ड्यू टू B, तो कितना होगा, अगेन KQ बाई A अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आप इतना तो समझ आ रहा होगा, इतना ज्यादा आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूं कि जो EB होगा, दिस इज अगेन, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, चार्जेज इक्वल है, सब में QQ है, एक में माइनस है, तो उसके लिए डायरेक्शन अलग हो जाएगा। सो EB इक्वल्स टू 2KQ अपॉन ए स्क्वायर, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग, B की वजह से इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो दिस डायरेक्शन इज, क्या लिखेंगे इसको, OD, अलोंग OD। फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू C, फिर से वही होगा 2KQ अपॉन ए स्क्वायर, बट इसका डायरेक्शन किधर होगा, C नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर प्लस है, तो इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर की ही तरफ होगा, है ना। समझ आ रहा है। सो दिस इज EC, सो दिस इज अलोंग OC, मतलब EA और EC का डायरेक्शन सेम है। उसी तरह से ED कितना होगा, 2KQ अपॉन ए स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज अलोंग, फिर से OD की वजह से तो डिस्टेंस वही है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा, तो ED भी इधर हो गया, और E कौन सा था, B, दोनों एक ही डायरेक्शन है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अलोंग OD। तो आप देख सकते हैं, यानी चार जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे, ये चारों क्या हुए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर दो डायरेक्शन है, सो हम लोग लिख सकते हैं EA एंड EC, है ना, आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, देयरफॉर इसका जो रिजल्टेंट हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं E1 है, तो E1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, EA प्लस EC। तो EA 2KQ और EC भी 2KQ, तो 2 इंटू 2KQ अपॉन ए स्क्वायर, तो E1 कितना आ गया आपका, 4KQ अपॉन ए स्क्वायर। समझ आ रहा है, एनी प्रॉब्लम। उसी तरह से आप देखिए
किसकी बात करें, EB एंड ED आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां से आप देखिए E2 कितना हो जाएगा, दिस इज EB प्लस ED, तो ये भी हो गया कितना 4KQ/A²। तो E1 और E2, अब देखिए चारों की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड हो गया, लेकिन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 भी हमारा इधर की तरफ हो गया, तो E1 अलोंग कौन सा हो गया OC और E2 हो गया अलोंग OD, ठीक है, डन। बट E1 एंड E2 आर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, है ना। सो आर एट 90 डिग्री, तो इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू E1² प्लस E2², और E1 और E2 दोनों इक्वल है, आप देख सकते हैं E1 और E2, यहाँ पर क्लियरली E1 इज इक्वल्स टू E2, तो इसलिए हम लोग इसको E1² प्लस E1², यहाँ पर वही होगा 2E1 इंटू E2 इंटू cos 90, cos 90 जीरो होता है, तो इसलिए ये टर्म होता ही नहीं है, ठीक है। सो E1 और E2 यहाँ इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको दोनों को नाम E1 दे दिए। सो दिस कम्स आउट टू बी √2 इंटू E1। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू √2 इंटू E1, और E1 आपका कितना है 4KQ/A², ठीक। सो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो गया 4√2 इंटू 1/4πε0 K की वैल्यू इंटू Q/A², ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। और डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डायरेक्शन इज, क्या लिखेंगे इसको, पैरेलल टू, या तो ये साइड या तो ये साइड, है ना, पैरेलल टू AD और BC, पैरेलल टू AD और BC, दिख रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ओके। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इसमें लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 8 कि इसमें कहता है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का ABCD एक स्क्वायर है, इसमें 3 वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, 3 वर्टिसेस पे चार्ज है, 4th वर्टिसेस पे चार्ज नहीं है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टिसेस एट द वर्टेक्स D, और इस स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है A, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग को आइडिया लग गया होगा, ओके। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर A की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि टच चार्ज मानेंगे तो पॉजिटिव है तो इधर रिपेल करेगा। और B को छोड़ते हैं, पहले C की वजह से देखते हैं, C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, समझ आ रहा है, रिपेल होगा, ओके। और फिर उसी तरह से B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में, अलोंग द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो तीनों का डायरेक्शन हम लोगों को समझ में आ गया, और EA और EC का जो है मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो मैं इसको बराबर ही रख के चल रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D ड्यू टू A निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा KQ/A², डायरेक्शन तो पता ही चल गया, उस डायरेक्शन में है, एग्रीड, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज A।
सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू सी, हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फिर से के चार्ज तो वही क्यू है और डिस्टेंस ए है, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो इन दोनों का वैल्यू निकल गया। अब आप इन दोनों का चाहे तो रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ई ए और ई सी के बीच का एंगल, क्योंकि ये एंगल स्क्वायर है तो ये 90 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, है ना। सिंस ई ए एंड ई सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम लोग बोल सकते हैं। सो रिजल्टेंट इन दोनों का, अच्छा आप यहां से ये भी देख सकते हैं, ई ए और ई सी जो है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है, ओके। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए और ई सी की वजह से क्या होगा, ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई ए इंटू ई सी इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0, तो उसको हम लोग हटा देंगे, सिर्फ ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो ई ए स्क्वायर, ई सी को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, ई ए बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो √2 ई ए आ गया। एग्रीड, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, है ना, ड्यू टू ई और ड्यू टू ए और सी आ गया यहाँ से, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना आ गया, √2 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वजह से था, ए और सी की वजह से था, तो इसका नाम हम दे देते हैं ए सी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ए सी जो है वो अलोंग बी डायरेक्शन ही होगा, ठीक है। लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू ए एंड सी कितना आ गया हमारा, √2 टाइम्स ई ए, और ई ए कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। एनी प्रॉब्लम यहां तक? ओके। अब देखिए हम लोग नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ए है, ये भी ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a, है ना। ए √2a, कोई दिक्कत? बहुत बार देख चुके हम लोग। तो आप देखिए डिस्टेंस √2a हो गया, k इंटू क्यू, क्यू हमारा b है, b पे चार्ज, और डिस्टेंस यहाँ से कितना, √2a का होल स्क्वायर, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट b इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर आ गया, है ना। इसको हम लोग सेकेंड बोल देते हैं और इसको फर्स्ट बोल देते हैं। इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग ई बी, है ना। और ये ई बी तो खुद ई बी के अलोंग है ही, सिंस ई बी एंड ई ए सी आर इन सेम डायरेक्शन, एग्रीड। सो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point D due to A, B and C. So net electric field की वैल्यू क्या हो जाएगी, EAC प्लस EB। ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। सो EAC हमारा कितना है, √2 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और EB कितना है, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, एग्रीड। यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इस जगह बचेगा √2 प्लस 1/2। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। सो अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है टोटल, दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, हमारा कितना आएगा 2, दिस इज 2√2 प्लस 1, एग्रीड। इज इट विजिबल?
yes. So now this E equals to K की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 रूट 2. So resultant electric field comes out to be अपॉन में 2 भी आएगा है ना. So 4 into 2 8 pi epsilon naught A square 1 plus 2 root 2. So this is the net electric field, and this resultant electric field is the along the diagonal BD, है ना. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके डन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9. इसमें क्या है, आपको हम लोग मान लेते हैं सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2 स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर हो गया और एक ये स्क्वायर. ओके 2 स्क्वायर है, थोड़ा और बड़ा ही बना लीजिए. डन. ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत बन गया. मान लीजिए कि ये स्क्वायर ही है ना. ड्राइंग तो जबरदस्त है. सो यहाँ पर ए बी सी डी ये भी दोनों कोई जरूरी नहीं कि आइडेंटिकल हो, स्क्वायर है, बस ये ध्यान रखना है. और हम लोगों को चार्जेस जो दिए हुए हैं उसको ध्यान देना है. यहाँ पर चार्ज है हमारा प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू. इसमें यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट. मीन्स 2 फिगर है. अब हमसे क्वेश्चन ये है कि आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज सेम और डिफरेंट. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. आई थिंक आप लोगों से हो भी गया होगा, तो ट्राई करके देखते हैं हम लोग. ये इसका सेंटर मान लेते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए यहाँ से सेंटर से इतना तो सबको पता है कि सारे जो डिस्टेंसेस वर्टिसेस के जो डिस्टेंस होंगे वो इक्वल होंगे. ठीक है, समझ आ रहा है ना. सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे और चार्जेस भी इक्वल हैं, तो इस वजह से ये सारे चार्ज इक्वल हैं. प्लस माइनस तो सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा रहा है. तो चार्जेस जब इक्वल है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम आएगी, है ना. ओके, तो अब आप बस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. यहाँ पर ए की वजह से देखिए ओ पर जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, दिस इज ई ए. समझ रहे हैं. बी की वजह से डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा. ठीक है, प्लस चार्ज है. अब सी की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ही तरफ अट्रैक्टेड होगा. सो दिस इज ए सी. समझ आ रहा है. और इस वाले में डी की वजह से फिर से नेगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन ई डी, है ना, उसी डायरेक्शन में होगा. सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ई ए प्लस ई सी एक डायरेक्शन में आएगा, और दूसरा ई बी प्लस ई डी एक डायरेक्शन में आएगा, है ना. तो अब ये दोनों, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं कितना E2, ये हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जो हो जाएगा वो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा. एग्रीड और नॉट. क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से आ गई.
और E1 E2 इक्वल है तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं √2 टाइम्स E बोल सकते हैं। E1 और E2 को E मान लेते हैं हम लोग, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू √2 टाइम्स E। इस केस में तो इतना आ गया, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो हम लोग उसको E के फॉर्म में रख देते हैं। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, ये हो गया हमारा स्क्वायर, तो लग भी नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इस पॉइंट पर O पॉइंट पर A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, B की वजह से, C की वजह से, सबकी वजह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट O है, A की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब B की वजह से -Q है तो इस डायरेक्शन में हो गया। C की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में हो गया, और D की वजह से नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब देखिए जितना A की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही C की वजह से होगा, तो EA और EC आपस में इक्वल होगा और अपोजिट भी है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कैंसल करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, समझ रहे हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो EB होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, ठीक है, बस अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो EB होगा वो कैंसल करेगा किसको, ED को। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में √2 ही आया था, इसमें 0 आया था, तो दोनों केस में सेम है या डिफरेंट है। सो आंसर इज नॉट सेम। आंसर क्या है, दोनों में डिफरेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्रीड, ओके। आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, सीधी सी बात है, +Q एक दूसरे को रिपेल करेगा, कैंसिल आउट, -Q रिपेल करेगा, कैंसिल आउट, इक्वल डिस्टेंस इक्वल चार्ज। तो इस तरह से हमारा ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम लोग कर रहे हैं। इसको जब तक मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आप लोग तब तक में आंसर सोचने की कोशिश कीजिए जल्दी से। इसमें क्या बोल रहा है कि 4 पार्टिकल्स, ठीक है, each of charge Q are placed on the vertices of a regular pentagon, on the vertices, on the vertices of a regular पेंटागन, ठीक है। सो पेंटागन में 5 साइड होते हैं लेकिन 4 कॉर्नर पे रखा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज A, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज A, ठीक। So find the electric field at the center of the pentagon. So find electric field intensity at the center of the pentagon, ठीक है। So आप लोग इसको सोच चुके होंगे अब तक कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो रेगुलर पेंटागन है तो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बट होगा नहीं। रेगुलर तो ड्रॉ होना मुश्किल होता है, ठीक है, नहीं हुआ ना। सो दिस इज योर लगभग रेगुलर पेंटागन, लगभग तो है ही नहीं, ठीक है। सो A B C D E इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। डन। अब हमसे पूछा है, इसमें बोला है 4 पार्टिकल्स
तो 4 पार्टिकल्स यहाँ पर रख देते हैं, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। और इन सब का सेंटर से जो है, सेंटर होगा इसका कहीं, इन सब का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस दे रखा है, ये ए, ठीक। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन। तो यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोग इसको, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर का क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग इन सब की वजह से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एंगल वेंगल ये वो बहुत सारी बातें होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बी सी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा, डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इस वजह से हम लोग उतना नहीं करके हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या, रेगुलर पेंटागन पूरा, है ना, और एट द सेंटर विल बी कितना, 0। क्यों, सिमेट्री से, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं, रेगुलर पेंटागन है तो सिमेट्री की वजह से जो एंटायर पेंटागन की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग टोटल की वजह से निकाल लिए। अब हम लोग को सिर्फ एक काम करना है कि इस चारों की वजह से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चारों मिलके जितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ए की वजह से देखिए इधर की तरफ, बी की वजह से इधर की तरफ, सी की वजह से इधर की तरफ, डी की वजह से इधर की तरफ, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो चारों मिलके जितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उतना ई अकेला, इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हम लोग मानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, क्योंकि एंगल का चक्कर है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, इन चारों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो ई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ई, है ना, ड्यू टू, इसको हम लोग मान लेते हैं यहां पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू एट ई, है ना। और यहां पर एट द सेंटर मान लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज क्यू एट ई, मीन्स इस जगह पर ई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना, क्यू के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, ए, तो ए स्क्वायर, समझ आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इज अलोंग ई ओ, है ना। तो ये ई अकेला जितना होगा उतना चारों की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, ए बी सी डी यानी 4 चार्जेस एट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा उतना ही, है ना, अलोंग ओ ई, ओ ई इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्या, कहाँ गया, ठीक है। तो इसका मतलब बस इसमें क्या करना था, सिमेट्री की वजह से पूरे पे 0 आएगा। तो हम लोग ये देखते हैं, ये चारों मिलके जो कंट्रीब्यूट करेगा वो ई अकेला कर रहा होगा, तो ई अकेला कितना कर रहा है वो निकाल लेते हैं, ना कि ये चारों की वजह से एंगल वेंगल का लफड़ा लगाना ही नहीं है। इन चारों की वजह से निकालने के लिए ई अकेला जितना निकाला उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू कुलाम, मतलब सबका चार्ज
इक्वल है क्यू कूलम ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल। ठीक है, यानी एक्चुअली फिगर दे नहीं रखा है, हम लोग इसको थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं। एक क्यूब है इस तरह से, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक साइड की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, ये सारे साइड्स L लेंथ के हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर G ऑफ द क्यूब। तो इसका सेंटर कुछ मान लीजिए यहाँ पर होगा। ठीक, उस सेंटर पे हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द फील्ड एट द सेंटर व्हेन वन ऑफ द कॉर्नर चार्ज इज रिमूव्ड। मीन्स जितने भी कॉर्नर्स हैं आपके, सारे कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर होते हैं, 8 के कॉर्नर पे क्या है, चार्ज, इक्वल चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 0। सोचना ही नहीं है, सिमेट्रिसिटी। 8 कॉर्नर है तो है ना, क्यूब 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 नहीं है तो हम थोड़ा इससे समझ सकते हैं। 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूबॉइड है, इसको आप क्यूब समझ के अभी काम चला लीजिए, अभी ये क्यूब थोड़ा बहुत बन जाएगा। ठीक है, तो इस कॉर्नर की वजह से जो होगा सेंटर पे अलोंग, मतलब ये कॉर्नर की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट कॉर्नर की वजह से क्या होगा, जैसे ये कॉर्नर है तो इसका सेंटर कुछ ऐसे होगा, तो अपोजिट कॉर्नर की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो जो वर्टिकली मीन्स अपोजिट कॉर्नर्स पे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो 8 कॉर्नर है तो 4 पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पे 0 आ जाएगा। क्यों, लॉजिक इसका क्या है, ड्यू टू सिमेट्री, है ना, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ऑफ द फिगर। ठीक है, डन। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द फील्ड एट द सेंटर व्हेन वन ऑफ द कॉर्नर चार्ज इज रिमूव्ड। जब एक कॉर्नर चार्ज को रिमूव करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा। अब 8 में से एक कॉर्नर चार्ज को अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो जो 6 कॉर्नर चार्जेज होंगे, ठीक है, 6 कॉर्नर चार्जेज में क्या हो जाएगा, यानी 3 पेयर्स ये आपस में, है ना, कैंसल्स देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, ये सब अब आपको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। इक्वल एंड अपोजिट 3 पेयर जो है इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे ये पेयर इसके अपोजिट वाले कॉर्नर, है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, ये पेयर आपस में कैंसिल कर रहे होंगे, और एक पेयर बचेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा है व्हेन वन चार्ज इज रिमूव, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू द रिमेनिंग चार्ज। एग्रीड, और रिमेनिंग चार्ज कितना है, क्यू, तो 1/4πε0 रिमेनिंग चार्ज क्यू। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से उस रिमेनिंग, मान लेते हैं कि रिमेनिंग वाला जो है ना वर्टेक्स ये है। ठीक है, अब इस वर्टेक्स से इसका आप P नाम दे दीजिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस, ये इस वर्टेक्स से डायगोनल का जो डिस्टेंस होगा वो उसका आधा होगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंटर से उस क्यूब का जो डिस्टेंस होगा वो मीन्स वो कॉर्नर का जो डिस्टेंस होगा उसके डायगोनल का हाफ होगा। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, जैसे डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल देते a² + a², तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, L साइड दे रखा है तो
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो 3l स्क्वायर का अंडर रूट कितना, रूट 3l, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट 3l/2। समझ आ रहा है कि नहीं, रूट 3l/2, तो डिस्टेंस रूट 3l/2 का होल स्क्वायर। सो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 का स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई 3l स्क्वायर, है ना। सो इट कम्स आउट टू बी 4 कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, चार्ज कहाँ गया, ठीक है, 1 सीधा इसको लिख सकते हैं हम लोग Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर, जहाँ l क्या है, साइड ऑफ द क्यूब है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेवल 1 के इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा, ठीक है। अब आप लोग किसी भी बुक से क्वेश्चंस कीजिए, हर तरह के मैंने क्वेश्चंस आपको करने के लिए ट्राई करने के लिए मतलब कि अब बना दिया है उस लायक कि आप कर सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। सो अब हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।